आज पढ़ेंगे हम लोग सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। ठीक है। फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनमें केवल यदि हम उसका मान बता दें या परिमाण बता दें उतना ही काफ़ी नहीं है, उनके साथ साथ हमको दिशा भी दर्शानी पड़ती है। ठीक है ना। जैसे कि मैंने द्रव्यमान के बारे में कहा, किसी वस्तु का क्या द्रव्यमान यदि 5 किलोग्राम है तो वो अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, 5 किलोग्राम है। परंतु यदि यदि मैं बल की बात करूं, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये अपने आप में पूर्ण कथन नहीं है। हमको ये भी बताना पड़ेगा कि 5 न्यूटन बल किस दिशा में लग रहा है। ठीक है ना। तो मतलब इसमें परिमाण वैल्यू के साथ साथ मुझे दिशा की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसी राशियों को हम सदिश राशि कहेंगे। ठीक है ना। इनका जोड़ना घटाना किस प्रकार से होगा, गुणा करना, ये सारी चीज़ों का अध्ययन अभी हम करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ, अदिश का अर्थ है दिशाहीन या दिशा रहित, इसमें दिशा की जरूरत नहीं है। वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती है। ठीक है। जैसे कि लंबाई, आयतन, घनत्व, समय, ताप, द्रव्यमान, धारा, आवेश, प्रतिरोध, कार्य, ऊर्जा, विभव, विशिष्ट ऊष्मा अदिश राशियाँ हैं। ठीक है ना। अब सदिश राशियों के बारे में देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश का अर्थ है दिशा सहित, दिशा होगी इसमें। ठीक है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे वेग, वेग कोई गतिशील है वस्तु, किस दिशा में गतिशील है, कितने वेग से, ये भी बताना पड़ेगा। त्वरण किस दिशा में है, तभी तो धनात्मक और ऋणात्मक होता है। ठीक है ना। मंदन, विस्थापन, बल आघूर्ण, भार, प्रतिबल, विभव, प्रवणता। ठीक है। धारा, घनत्व, बल आदि जो है सदिश राशियां हैं। ठीक है ना। सदिश का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है ये देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिश को तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये P और Q इस प्रकार से है, तो इसको कैसे दर्शाएंगे। वेक्टर क्या बोला जाता है इसको, वेक्टर PQ। ठीक है। P से स्टार्ट है और C इसका शीर्ष है। P को पाद कहा जाता है। पाद मीन्स हिंदी में पैर होता है। ठीक है ना। ये हो गया शीर्ष उसका। ठीक है। संकेतन क्या है, इसको डार्क लेटर्स के रूप में भी दर्शा सकते हैं। ABC डार्क यदि लिखा है मतलब वो सदिश रूप है उसका। ठीक है। या फिर कैसे दर्शा सकते हैं हम, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, ये ऊपर के तीर चिन्ह द्वारा भी दर्शा सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया उसका निरूपण और संकेतन। ठीक है ना। तो सदिश को हम तीर चिन्ह द्वारा जो है निरूपित करते हैं। सदिश का परिमाण देखते हैं हम, कैसे निकालते हैं उसका मापांक और परिमाण। मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, किसी सदिश के परिमाण की माप को प्रकट करने वाली धन संख्या को उस सदिश राशि का मापांक कहते हैं। ठीक है ना। परिमाण आ गया मतलब यहाँ हमको दिशा नहीं चाहिए, हमको केवल उसका मान कितना है। ठीक है ना। ये बस पता करना है, तो उसका क्या निकालेंगे हम, मॉड्यूलस निकालते हैं, मापांक निकालते हैं। वो सदिश का क्या कहलाता है, परिमाण। ये कोई धनात्मक संख्या होती है। ठीक है ना। यदि वेक्टर A के मापांक को मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A द्वारा या A द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखो यहाँ मॉड निकाल लिए मतलब कोई धनात्मक संख्या आएगी। ठीक है। परिमाण आएगा, या देखो यहाँ पर A लिखा है मैंने, इसमें से वेक्टर साइन हट गया है मतलब ये परिमाण है। ठीक है। किसका परिमाण है, ये वेक्टर A का परिमाण है। ठीक है। या मापांक है। इसे मॉड वेक्टर A पढ़ा जाता है। ठीक है। इसको मॉड पढ़ा जाता है। वेक्टर A का मापांक किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर A, या A से दर्शा दिए, A लिख दिया डायरेक्ट, मतलब ये है कि वो क्या, A क्या दर्शा रहा है, मापांक को। ठीक है। किसके मापांक को, सदिश A के मापांक को। ठीक है। मापांक को सदिश का निरपेक्ष मान भी कहते हैं। ठीक है। कुछ नोट करने योग्य बातें हैं यहाँ पर।
मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी ए। देखो यहाँ ए से बी में है इसकी दिशा बी से ए में है, फिर भी इसका क्या होगा, दोनों यदि मॉड निकालेंगे, ठीक है ना, ये कोई वेक्टर्स है ए बी इस प्रकार से, ठीक है, और एक वेक्टर है, यही वेक्टर है वेक्टर ए बी ए, दिशा बस चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि मॉड में है कोई, दिशा चेंज हो गया मतलब माइनस का साइन आ जाएगा, परंतु मॉड है तो क्या आएगा, दोनों धनात्मक ही आएंगे। इसलिए परिमाण क्या होते हैं, दिशा बदलने पर भी उनके मापांक आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये इनकी दूरी मान लो वेक्टर ए है, ये भी जो है वेक्टर ए है, तो दिशा चेंज हो गया मतलब ये माइनस में आ गया, ठीक है ना, परंतु मॉड है मतलब धनात्मक आएगा, इसलिए दोनों के परिमाण जो है बराबर होते हैं। किसी सदिश का मापांक एक अदिश राशि होती है। भाई धनात्मक संख्या मिल गई मतलब वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, कोई संख्या मिल गई तो, ठीक है ना। स्थिति सदिश, ये सब इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, वो ध्यान रखेंगे। पोजीशन वेक्टर, किसी समतल पर मूल बिंदु के रूप में कोई बिंदु ओ लो, ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया, कोई बिंदु ओ। मान लो टी समय पर उस समतल में किसी वस्तु की स्थिति बिंदु पी पर है, ठीक है ना, कोई वस्तु जो है टी समय पश्चात कहाँ पहुँच गया, बिंदु पी पर, ओ से पी को मिलाओ, तब सदिश वेक्टर ओ पी को समय टी पर वस्तु का स्थिति सदिश कहते हैं, ठीक है ना, वेक्टर ओ पी को, ठीक है, कोई ओ मूल बिंदु है, टी समय पश्चात वस्तु जो है बिंदु पी पर है, ओ से पी को मिलाया तो वेक्टर ओ पी, ओ से स्टार्ट किए पी तक अंत हुआ, ठीक है, ओ पी को हम क्या कहेंगे, वस्तु का स्थिति सदिश कहेंगे। ये ओ पी क्या क्या दर्शाएगा ये देखते हैं हम। वेक्टर ओ पी निम्न बातें प्रदर्शित करती है, मूल बिंदु ओ से बिंदु पी की दूरी, ठीक है, ओ से पी की दूरी को दर्शाएगा ये वेक्टर ओ पी, और क्या दर्शाएगा, दिशा भी दर्शाएगा, जिसमें बिंदु पी मूल बिंदु ओ से देखे जाने पर स्थित होता है। इसकी दिशा कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से यदि देखें मूल बिंदु से तो वो बिंदु पी की ओर जाता हुआ दिखेगा, तो ये दिशा भी दर्शाता है, ठीक है ना, ये ओ पी, इसकी दिशा क्या है बता सकते हैं, तो ओ से पी की ओर है, ठीक है ना। वेक्टर ओ पी से हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि दूरी क्या है इसकी, और क्या ज्ञात कर सकते हैं कि इसकी दिशा क्या है, ओ से पी की ओर है भाई, ठीक है। तो स्थिति सदिश क्या क्या दर्शाता है उसके बारे में अब लिख लेते हैं। किसी क्षण पर किसी बिंदु वस्तु का स्थिति सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण मूल बिंदु से वस्तु की दूरी के बराबर, यदि इसका परिमाण निकाल लें, मॉड निकाल लें, तो वो किसको दर्शाएगा, उसकी दूरी को दर्शाएगा, ओपी की लंबाई को, ओपी की लंबाई को, ठीक है। और क्या दर्शाएगा, मूल बिंदु से देखे जाने पर बिंदु वस्तु की दिशा में होती है, ठीक है ना, और जिसकी दिशा क्या होती है, मूल बिंदु से देखे जाने पर बिंदु वस्तु की दिशा में होती है, ठीक है, या दिशा भी दर्शाता है। तो क्या क्या दर्शाया, स्थिति सदिश जो है मूल बिंदु से दूरी को प्रदर्शित किया और उसकी दिशा को प्रदर्शित किया, ठीक है ना। यहाँ लिखा भी हुआ है वेक्टर ओपी का मॉड क्या दर्शाएगा, सदिश ओपी की लंबाई को दर्शाएगा। विस्थापन सदिश देखते हैं आप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, किसी समतल पर मूल बिंदु ओ लो, मान लो टी समय पर वस्तु की स्थिति पी है, ठीक है, ये कोई वस्तु है मूल बिंदु पर है, टी समय पश्चात पी पर पहुंच गया, ठीक है, टी डेश समय पश्चात कहाँ पहुंच गया, पी डेश पर पहुंच गया, तब पी डेश को क्या कहेंगे, वस्तु का विस्थापन सदिश कहते हैं, ठीक है ना। तब पी डेश को क्या कहेंगे, वस्तु का विस्थापन सदिश कहेंगे, पी डेश बराबर ओ पी डेश, ठीक है। अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति होता है कि नहीं, अंतिम में उसकी स्थिति, तो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति देखते हैं हम, ठीक है ना, तो ये ओ पी डेश होगा, ठीक है, इसलिए, और प्रारंभिक स्थिति ओ पी, वेक्टर ओ पी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं
वेक्टर आर ऑफ टी डेज, समय टी डेज में यहाँ पर पहुँचा था ओपी डेज में, और समय टी पर पहुँचा था पी पर, तो वेक्टर आर ऑफ टी से दर्शा दिए। ठीक है, पी पर कितने समय में पहुँचा था टी, इसलिए ऑफ टी। ठीक है, यहाँ टी डेज पहुँचा, पी डेज में कब पहुँचा था, टी डेज समय में। ठीक है ना। पी डेज को क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश कहते हैं। विस्थापन सदिश वह सदिश है जो यह बतलाता है कि समय टी से समय टी डेज तक वस्तु में कितना और किस दिशा में विस्थापन हुआ। ठीक है ना, हमको दिशा भी पता चल गई। पी डेज मतलब इसकी दिशा कहाँ से कहाँ है, पी से पी डेज में जा रहा है। ठीक है, और कितना विस्थापन हुआ ये भी बता रहा है। पी डेज मतलब इसकी लंबाई बताएगी कि नहीं, तो हमको विस्थापन मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, उसी के अंतर को हम क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश कहते हैं भाई। ठीक है, तो क्या क्या पता चला विस्थापन सदिश से हमको कि कितना विस्थापन हुआ है और किस दिशा में विस्थापन हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं सदिशों की समानता या समान सदिश। दो सदिशों को हम समान सदिश कब कहेंगे, दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा समान हो। ठीक है, क्या क्या समान होने चाहिए, उनका परिमाण भी समान होना चाहिए। परिमाण मतलब मॉड निकालने पर उनका जो मान है, संख्यात्मक मान समान आना चाहिए, और उनकी दिशा भी समान होनी चाहिए। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो समान सदिश हो तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी लिखा जाता है, दोनों को बराबर लिखा जाता है। निम्न शर्तें आवश्यक है, दोनों के क्या क्या शर्त होना चाहिए, दोनों के परिमाण बराबर हो, अर्थात मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, मतलब तो धनात्मक संख्या मिलेगी वो दोनों का समान होना चाहिए। 5 मिल रहा है इसको हल करने से, तो इसको भी 5 मिलना चाहिए। ठीक है ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर हो, ये देखो एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा समान हो, देखो इसकी दिशा ए से बी की ओर इस ओर है, इसकी दिशा सी से डी की ओर इसी ओर है, दोनों की दिशा समान है। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, वेक्टर ए बराबर है वेक्टर बी के, या इसी को कैसे दर्शा सकते हैं, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के आधार पर भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, ए से बी, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डी। ठीक है ना, समझ में आया सभी को। ऋण सदिश अथवा विपरीत सदिश, नेगेटिव वेक्टर और ऑपोजिट वेक्टर। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, ऋण होगा मतलब दिशा विपरीत हो जाएगी। ठीक है, वह सदिश जिसका मापांक वेक्टर ए के बराबर हो किंतु दिशा वेक्टर ए की दिशा के विपरीत हो, सदिश वेक्टर ए का ऋण सदिश या विपरीत सदिश कहलाता है। परिमाण में दोनों बराबर होने चाहिए, बस दिशा अलग अलग हो गई, ए से बी की ओर है, इसका बी से ए की ओर है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, विपरीत सदिश या ऋण सदिश कहेंगे। इसको कैसे दर्शाएंगे, दिशा दर्शाने के लिए वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर बी ए। ठीक है, या वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर ए। ठीक है, सदिशों का वास्तविक संख्याओं से गुणा कैसे करते हैं देखते हैं। तो माना कि वेक्टर ए एक सदिश है तथा लैम्डा एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो गुणा कैसे करेंगे, तो लैम्डा डॉट वेक्टर ए बराबर इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, या मॉड ऑफ लैम्डा वेक्टर ए बराबर लैम्डा बाहर आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए के बराबर होगा। ठीक है ना। किसी सदिश को -1 से गुणा करने पर ऋण सदिश प्राप्त होगा। मैंने वेक्टर ए को माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो देखो उसकी दिशा विपरीत हो गई, तो ऋण सदिश मिल गया भाई। ठीक है, जिस वास्तविक संख्या से गुणा किया जाता है सदिश उतने गुना हो जाता है। मैंने ए को यदि 2 से गुणा किया तो 2a हो गया, तो 2 गुना हो गया। ठीक है, जिससे गुणा -2a से करेंगे तो 2 गुना हो गया, प्लस उसकी दिशा भी बदल गई। ठीक है, विपरीत हो गई। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। एक तलीय सदिशों का योग अथवा संयोजन, तल में कोई सदिश स्थित है, उनका योग किस प्रकार से करना है ये हमारे पास अभी देखना है हमको। ठीक है, एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन, परिणामी सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। यदि सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का योगफल तीसरे सदिश वेक्टर आर के बराबर है,
ठीक है ना, दो सदिश है वेक्टर ए और वेक्टर बी जिसका योगफल जो है वेक्टर आर के बराबर है, तो वेक्टर आर को वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का परिणामी सदिश कहते हैं। इसको इस प्रकार से समझ सकते हो, मान लो मेरे पास है 5 और 4, दोनों का योग कितना होगा 9। ये वेक्टर ए का काम कर रहा है, मान लो वेक्टर बी का काम कर रहा है, तो और वेक्टर आर है मेरे पास 9, तो ये 9 क्या कहलाएगा, परिणामी, 5 और 4 का परिणामी कहलाएगा, जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो वैसे ही वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ने से यदि वेक्टर आर के बराबर आ रहा है तो हम वेक्टर आर को क्या कहेंगे, परिणामी सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का, ठीक है ना। अब हमारे पास कुछ नियम है सदिशों के योग के, उसमें पहला नियम है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ठीक है। यदि दो सदिश परिमाण एवं दिशा में एक त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा, संलग्न मतलब समझते हैं एक दूसरे से लगा हुआ, भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किया जाए, क्रमागत होना चाहिए और, ठीक है, तो उनका परिणामी सदिश रिजल्टेंट वेक्टर परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है, ठीक है। अब जो जो बोला है हमने उसके हिसाब से डायग्राम बना लेते हैं। तो दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी ले लेते हैं, जिसको इस त्रिभुज की दो संलग्न एक दूसरे से लगा हुआ, देखो ये एक दूसरे से लगा हुआ है ओ ए और ए बी, तो दो भुजाओं के रूप में ले लिए। तो देखो ये क्रमागत है, ये इधर जा रहा है फिर आगे बी इधर जा रहा है, जो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ये परिणामी सदिश को दर्शाएगा, पर इसका क्रम क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। देखो ये आगे बढ़ा, फिर इस प्रकार से इस ओर आगे बढ़ना था, परंतु ये क्या हो जाएगा, इसका क्रम विपरीत, ये इस प्रकार से नीचे जाना था, ये इस इधर आगे बढ़ा, ये इधर आगे बढ़ा, तो इस प्रकार से आगे बढ़ना था, परंतु इसकी दिशा विपरीत होगी, क्योंकि यहाँ क्या लिखा गया है, परिणामी सदिश परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको दर्शाना है, दिशाओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे सदिश में। हम यहाँ वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं वेक्टर ओ बी, ठीक है। वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू ए क्या है ओ ए, वेक्टर ओ ए, बी क्या है वेक्टर ए बी, ठीक है। इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। यह नियम सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहलाता है। देखो इसको, क्योंकि सदिशों के योग से एक त्रिभुज बन रहा है, इसलिए सदिशों के योग का एक त्रिभुज नियम कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद सदिश के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ठीक है। अब ये क्या नियम है देखते हैं। यदि दो निश्चित सदिशों को, दो निश्चित सदिश है हमारे पास, को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जाए, ठीक है, तो उनका परिणामी सदिश रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है उस विकर्ण से, इसमें जो है परिणामी सदिश विकर्ण के रूप में दिया जाएगा, जो उन भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है, जो लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग काम होगा, ठीक है ना। तो हमने दो वेक्टर ले लिए ए और बी, दो आसन्न भुजाओं के रूप में है, समझते हैं ना आसन्न भुजा, ठीक है, जहाँ जिनका कटान बिंदु एक ही हो, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि दो आसन्न भुजा के रूप में दो वेक्टर्स ले लिए हैं हमने, तो इसका जो विकर्ण है, ठीक है ना, वो परिणामी सदिश को दर्शाएगा, और जो उनके कहाँ से जाएगा, कटान बिंदु से, दोनों का मिलन मतलब कटान कहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पर ओ पे, तो इस प्रकार से यहाँ से जाएगा, ठीक है ना। तो डायग्राम बनाते वक्त इस थ्योरी का ध्यान रखेंगे। माना कि किन्हीं दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी को समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी की दो आसन्न भुजाओं ओ ए और ओ बी द्वारा निरूपित किया गया है, ओ ए और ओ बी द्वारा, ठीक है, और दिशा भी निरूपित किया जाता है, ठीक है। तब उनका परिणामी सदिश वेक्टर आर, ओ ए इस ओर जा रहा है, ओ बी इस ओर, वेक्टर आर ओ जो है इस ओर बाहर की ओर, सभी बाहर की ओर, तब विकर्ण ओ सी द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जाएगा, जो उनका परिणामी सदिश होगा वेक्टर आर, ठीक है ना। रिजल्टेंट वेक्टर हमको विकर्ण में प्राप्त होगा, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे जो है
सदिशों का योग एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है, इसलिए हमने इसे क्या कह दिया, समांतर चतुर्भुज का प्रमेय। ठीक है, वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी। ठीक, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी। ठीक है, वेक्टर में। तो ये सदिशों के योग का चतुर्भुज का नियम है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा।